जय हिंद। तो आप लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 से संबंधित सभी सब्जेक्ट्स का इसी चैनल के माध्यम से आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, नोट्स से लेकर वीडियो तक। तो हम लोग भूगोल का जो है सो सभी चैप्टर वाइज लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का जो आता है स्तरीय, वो हम लोग कर रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यह वीडियो का पार्ट 5 है, ये फोर्थ हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, और उस पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी का अलग अलग, गेस से लेकर मॉडल पेपर से लेकर और बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सभी के सभी जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है सो आपको क्लास 10 से संबंधित सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक पर क्लिक करके इस पर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर उसके बेल आइकन पर क्लिक करके आप जो है सो नोटिफिकेशन को ऑल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है कहता है सागर सम्राट क्या है। तो क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, मेरा प्रयास रहेगा 100% जो है सो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो सागर सम्राट क्या है, तो मुंबई हाई शहर से, मुंबई किसकी राजधानी है, तो महाराष्ट्र की। तो मुंबई हाई शहर से 115 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो देखिए जियोग्राफी आप लोग डिटेल्स में पढ़े होंगे। तो इस तरफ होता है उत्तर, क्या होता है, इस तरफ उत्तर होता है, इस तरफ होता है पश्चिम, इस तरफ पश्चिम होता है, इस तरफ दक्षिण होता है, और इस तरफ पूरब होता है। तो कहता है कि मुंबई हाई शहर से 115 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम कहने का मतलब है इस तरफ कह रहा है, ठीक है। तो इस 115 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कुएं का क्षेत्र है। किस चीज का क्षेत्र है, तो कुएं का क्षेत्र है। कुआं मतलब समझ रहे हैं ना, इंडा जो गांव में होता है इस टाइप का, और नीचे टाइप के। तो कुएं का क्षेत्र है। मुंबई हाई के तेल भंडारी की खोज, मुंबई हाई के तेल भंडारों की खोज ने देश की तेल की मांग की आपूर्ति को जो से काफी हद तक पूरा कर दिया है। मुंबई से तेल निकालने वाले सागर सम्राट नामक जहाज द्वारा इस क्षेत्र में तेल की खोज की जाती है। मुंबई हाई शहर से 115 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। मुंबई में जो है एक शहर जगह है, शहर वह 115 किलोमीटर पश्चिम साइड में स्थित है मुंबई के, जो कुएं क्षेत्र कहलाता है, कुएं क्षेत्र कहलाता है। मुंबई हाई के तेल भंडारों की खोज ने देश की जो है सो तेल की जो मांग की, जितना मांग था हमारे देश में तेल की, वो पूर्ति कर दिया। कौन क्षेत्र से, तो कुएं के क्षेत्र से वो काफी हद तक पूरा कर दिया। और मुंबई हाई तेल से निकालने के लिए सागर सम्राट नामक जहाज द्वारा इस क्षेत्र में तेल की खोज की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का स्थान जो है निर्दिष्ट यानी कि लिखिए, उसके बारे में बताइए। तो भारत के 4 तेल शोधक कारखाने जो है सो पहला है मथुरा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप लोग को पता ही होगा मथुरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का एक जगह है। बरौनी यह बिहार में है, ये भी काफ़ी पता होगा। जामनगर ये थोड़ा सा हटके है, तो गुजरात में पड़ जाता है, जहाँ मोदी जी का घर। उसके बाद गुवाहाटी असम में अवस्थित होता है। तो 4 यह जो है सो तेल शोधक कारखाना है। पहला मथुरा पड़ जाता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बरौनी बिहार में, उसके बाद जामनगर गुजरात में, उसके बाद गुवाहाटी असम में। तो मथुरा रो आता है उत्तर प्रदेश, ये हो गया। ब से बरौनी और ब से बिहार हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जामनगर ग आता है, तो इसमें भी गुजरात आता है ग से। उसका गुवाहाटी आता है, तो गुवाहाटी असम। ये आप लोग याद रख सकते हैं, किसी भी तरह का याद रखिए और एग्जाम में किसी तरह लिखा जाए। तो इस चैनल पर जो है आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा नोट्स से संबंधित। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। तो वहाँ से आप जो है फ्री में नोट्स पा सकते हैं, या जाकर इंस्टाग्राम पर एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके या टेलीग्राम पर एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके सर्च करके वहाँ से सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की खनिजों के संरक्षण मतलब होता है कोई भी चीज को बचाव और प्रबंधन से, कोई भी चीज को जुगाकर यानी कि इकट्ठा करके उसको प्रबंधन, उनको रक्षा कर
तो क्वेश्चन है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। यह 2015 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है। तो खनिजों के संरक्षण के उपाय के सुझाव बताइए और यह बिहार मॉडल भी दिया गया है। कहता है कि खनिज पदार्थ जो है सो अशुद्ध अवस्था में खदानों से प्राप्त होते हैं। खनिज पदार्थ कहाँ से निकाला जाता है, भूमि के अंदर से। तो जब यह निकाला जाता है तो क्या कर रहता है, वो अशुद्ध रहता है। जब सोने ही निकाला जाता है, तेल भी निकाला जाता है, तो ये अशुद्ध रूप में रहता है। ऐसा नहीं कि जो तेल मिट्टी तेल निकाला, पेट्रोल निकाला और पेट्रोल पंप में पहुंचा दिया जाता है। इसको निकाला जाता है तो यह पहले अशुद्ध रहता है। उसको अशुद्ध करने के लिए जो है सो उसको भंडारित सीमित जगह जहाँ शुद्धिकरण होता है वहाँ भेजा जाता है। चलिए पहले हम परिभाषा आप लोग को बता देते हैं। खनिज पदार्थ अशुद्ध अवस्था में खदानों से यानी कि भूमि के अंदर से निकाला जाता है। खनियों को भंडार सीमित है, खानों को भंडार सीमित है। अतः नीचा जो खान है किसी भी चीज़ का, कोयला का हो, पेट्रोल का हो या मिट्टी तेल का, वो भंडार सीमित है, ये बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए अभी यूक्रेन रूस के युद्ध के कारण देखिए कोयला कितना जो है सो महंगा पड़ गया है और काफ़ी चीज़ जो है सो महंगा, गेहूं भी महंगा पड़ गया है। तो इसकी जो है सो खाद्यान्न जो है सो अधिकतर सीमित है, अनाज नहीं ना जो इसको उपजा सकते हैं, तो भंडार सीमित है। अतः अशुद्ध खनिजों का शुद्धिकरण खनिज प्रबंधन कहलाता है। तो अशुद्ध खनिज जो जिस खनिज को हम पृथ्वी के अंदर से, भूमि के अंदर से निकालते हैं और उसको शुद्ध करने के लिए जो है सो भंडारण क्षमता में, सीमित भंडारण में भेजते हैं शुद्धिकरण के लिए, जिस मशीन में भेजते हैं उसको क्या कहते हैं, तो शुद्धिकरण खनिज कहते हैं। तो सीमित खनिज मतलब कि वह लिमिटेड में है, वह जो से लिमिट में है। एक मान के चलिए एक चावल का बोरा लाते हैं तो उसे लिमिट रहता है कि 25 किलो है, 22 किलो है, उसके बाद ख़त्म होगा तो फिर लाना होगा। तो ये होगा कि यह लिमिट है, ख़त्म हो जाने के बाद फिर यह नहीं मिल सकता है। तो सीमित खनिज भंडारों का योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग खनियों का संरक्षण कहलाता है। क्या कहता है, संरक्षण यानी कि रख रखाव या बचा के उसको चलाना ही क्या कहता है, संरक्षण, जो जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जोगा के चलाओ। ठीक है, धीमे धीमे चलाओ, थोड़ा थोड़ा कर चलाओ, इसी को चलाना है। चलिए नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य प्रकाश से होता है। कैसे होता है, तो सूर्य के प्रकाश से होता है। सौर प्लेट जो होता है इस टाइप का जो होता है, ये होता है सौर प्लेट। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है सौर प्रकाश से होता है, सूर्य की प्रकाश से होता है। और सौर प्लेट जब सूर्य की किरण पड़ती है, जब सौर प्लेट पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तब रासायनिक ऊर्जा जो है सो बैटरी में संग्रहित, यानी कि संग्रहित मतलब होता है जमा, इकट्ठा हो जाती है। और बैटरी की ऊर्जा जो है सो घरों की ऊर्जा मिलती है। बैटरी की ऊर्जा से जैसे घरों की ऊर्जा मिलती है। इसका कहने का मतलब है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो यह सिंपल है। देखिए किताबी भाषा नहीं छापेगा, किताबी भाषा से जो होता है जो नंबर आपको वही देता है, लेकिन एग्जाम का मतलब होता है कि आपके ब्रेन टेस्ट होता है कि आपके क्वेश्चन को समझने के बाद आपका ब्रेन क्या आंसर दे रहा है। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन सीमित है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन जैसे सूर्य के प्रकाश से होता है, बॉल के प्रकाश से तो होगा नहीं, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा होता है। तो सौर प्लेट को क्या करते हैं कि धूपा में रख देते हैं। जब धूपा में रखते हैं तो सूर्य का जो किरण है, वो प्रकाश है, वो सौर प्लेट पर पड़ता है और यह रासायनिक ऊर्जा को बैटरी में संग्रहित कर देता है। तो सूर्य से निकलने वाली कौन सी ऊर्जा है, तो रासायनिक ऊर्जा जो है तो बैटरी में संग्रहित, यानी कि उसके बैटरी लगा देते हैं सोलर में, ऐसा नहीं तो डायरेक्ट चला देते हैं। बैटरी रखते हैं उसमें, फिर बैटरी उसको चार्ज करते हैं, फिर बैटरी से उसको कनेक्ट करके किसी भी चीज़ को, इलेक्ट्रिक को चलाते हैं। तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित यानी कि जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और बैटरी की ऊर्जा से घरों की ऊर्जा मिलती है। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं। जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं, तो जल विद्युत प्रवाही जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर उत्पन्न किया जाता है। जल विद्युत उत्पादन यानी कि जल से विद्युत कैसे उत्पादन किया जाता है, कैसे बनता है, ऐसे समझिए। तो जल विद्युत प्रवाही जल से, जब जल विद्युत जो है सो यानी कि जल विद्युत कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो प्रवाही जल मतलब जो जल बह रहा है, नदी हो या तालाब हो, प्रवाही जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर, कैसे हाइड्रो टरबाइन, मान कर चलिए कोई नदी से जो है सो
नदी से पानी जा रहा है तो यहाँ पर जो है हाइड्रो टरबाइन चलाते हैं और हाइड्रो टरबाइन चलाकर उत्पन्न किया जाता है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। नदी से तेज बहता हुआ जल जा रहा होता है और उसके आगे जो है टरबाइन चला दिया जाता है और यह विद्युत उत्पन्न किया जाता है, जो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्या है एक? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल विद्युत उत्पादन कैसा एक स्रोत है, संसाधन है, तो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए यानी कि जल से विद्युत यानी कि बिजली उत्पन्न करने के लिए नदियों के जल को बहुत तेजी से ऊंचाई से गिराया जाता है। यानी कि जल विद्युत यानी कि जल से विद्युत उत्पन्न करने के लिए, तैयार करने के लिए, बनाने के लिए जो है नदी का जो पानी होता है उसको बहुत तेजी से टरबाइन पर गिराया जाता है, बहुत ऊंचा से गिराया जाता है। और भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। भारत में ऐसी बहुत से परियोजना है जो विद्युत उत्पन्न ऊर्जा जो है उत्पन्न करती है। जैसे में हो गया भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और हाइड्रा परियोजना आदि, ये सभी के सभी जो है जल विद्युत उत्पादन करता है। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है अथवा नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में बताना है। तो बहुउद्देशीय परियोजना वो है जो एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूरा करती है। मान कर चलिए जैसे कि आप पापा घर से बोले जाओ बाजार से, उधर से भी मार्केट जाओ, उधर से भी कोचिंग करते हैं और दुकान का सामान या घर का सामान लेते आना, तो बहुत सारे काम मिल जाता है। तो इसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि बहुत सारे काम मिल गया है। तो बहुउद्देशीय परियोजना वो है जो एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है, अनेक कामों को पूरा करता है। एक समन्वित नदी घाटी परियोजना का आयोजन इस प्रकार किया जाता है कि विकास के डेवलपमेंट के अनेक लक्ष्य को एक साथ प्राप्त किया जा सके। नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य निम्न है। पहला है कि बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ पर काबू पाना, यानी कि बाढ़ मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, दाहड़ जिसको कहते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण पाना, कंट्रोल पाना। उसके बाद सिंचाई के लिए यानी कि कृषि के लिए जल प्रदान कराना। उसके बाद है भू अपरदन को रोकना, भू अपरदन यानी कि मिट्टी को कटाव को, मिट्टी को बहाव को रोकना। बिजली उत्पादन करना, मत्स्य पालन यानी कि मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। इसी के जो है सो नदी घाटी परियोजना को, इसी को ही नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हुआ, आपको हेल्पफुल है, तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से कुछ नहीं जाता है और हम मोटिवेट होते हैं। चलिए आपको सही कंटेंट सही प्रोवाइड आपको हो रहा है एग्जाम से संबंधित। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आई होप आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।